हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ और इसमें आपको डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था। ज्योतिबा फुले, करशनदास मूलजी, बाल गंगाधर तिलक या बाबा साहेब अम्बेडकर। तो बहिष्कृत भारत जो स्टार्ट किए हैं आपके, वो किए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ठीक है, बहिष्कृत भारत बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ठीक है, इनका और भी जर्नल था जो आपको याद रख लेना है। इनका और जर्नल क्या था, तो मूक नायक, मूक नायक, मूक नायक, समता, समता, जनता, मूक, ये सब इनका जर्नल है। मूक नायक, समता, जनता, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये सब इसका जर्नल है। किसका, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का। मूक नायक, समता, जनता, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से आप लोग याद रख लीजिए। मराठा और केसरी, इनका दो मैगजीन है, मराठा एंड केसरी। मराठा एंड केसरी क्या क्या है, मराठा और केसरी। ठीक है, मराठा और केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का मैगजीन है। मराठा एंड केसरी इज द मैगजीन ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ओके, एंड मराठा वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज, तो वो मराठा इंग्लिश में पब्लिश किया जाता था। ठीक है, मराठा इंग्लिश में पब्लिश किया जाता था और केसरी जो था वो मराठी भाषा में पब्लिश किया जाता था। ठीक ना, मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में पब्लिश होता था और केसरी जो है वो मराठी भाषा में पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इतना बात को भी आप लोग ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ज्योतिबा फुले दिया हुआ है। तो ज्योतिबा फुले जो है ये सत्य शोधक समाज से रिलेटेड है। ज्योतिबा फुले इज रिलेटेड विथ सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, शोधक समाज। सत्य शोधक समाज से कौन रिलेटेड है, तो सत्य शोधक समाज से आपकी ज्योतिबा बाई फुले रिलेटेड है, ज्योतिबा बाई फुले। ठीक है, ज्योतिबा भाई फुले आपके सत्य शोधक समाज से रिलेटेड है। ठीक है, और इनका एक पुस्तक था, बुक था एक, ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी। कौन सा बुक था, तो गुलामगिरी। गुलामगिरी किसका बुक है, तो ज्योतिबा फुले का एक बुक है गुलामगिरी। इसको भी याद रखना है, भी आई है। ठीक है, ज्योतिबा फुले का एक पुस्तक गुलामगिरी है और इसको भी याद रख लेना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से मराठा और केसरी पत्रिका याद रख लेना है, मैगजीन। ठीक है, मराठा छपता था इंग्लिश भाषा में और केसरी जो पब्लिश होता था मेरे भाई वो होता था मराठी भाषा में। और बाबा साहेब अम्बेडकर से आपको रिलेटेड याद रख लेना है जर्नल मूक नायक, समता, जनता एंड पार्टीशन इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी या यंग इंडिया। तो पहला जो था भारत में प्रकाशित होने वाला वो था आपका बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट जो था वो पहला समाचार पत्र था भारत का। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, इट वॉज रिटन बाई जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस, ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा जाता था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा लिखा जाता था। और ये कब प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था, तो 1780 में हुआ था पब्लिश। ठीक है, 1780 में बंगाल गजट जो था पब्लिश हुआ था और किसके द्वारा लिखा गया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक, इतना याद हो गया। अब मिरातुल अखबार जो था वो किसका था, तो मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार ये जो रिलेटेड है आपका मैगजीन, ये जो है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो राजा राम मोहन रॉय से, राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड न्यूज़पेपर है ये। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड ये न्यूज़पेपर है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड न्यूज़पेपर है कौन कौन, मिरातुल अखबार एंड संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी एंड मिरातुल अखबार। और संवाद कौमुदी जो छपता था आपका ये फारसी भाषा में, फारसी भाषा। ठीक, और जो मिरातुल अखबार किस भाषा में, तो फारसी भाषा में। और संवाद कौमुदी किस भाषा में, तो बंगाली भाषा में। ठीक है, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में छपता था और मिरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में छपता था। और मिरातुल अखबार कब छपा है, तो ये भी याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो ये 1822 में जो है मिरातुल अखबार आपका छपा था। ठीक है, छपा था। ठीक है, और संवाद कौमुदी कब हुआ था,
तो 1821 में। संवाद कौमुदी कब? तो 1821 में। ठीक है, तो डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए डेट के साथ याद रख लेना। ठीक है, तो फिर बर्थ, और यहाँ पे एक यंग इंडिया है, तो यंग इंडिया किससे रिलेटेड है? तो यंग इंडिया जो है मेरे भाई वो गांधी जी से रिलेटेड है, तो महात्मा गांधी से यंग इंडिया, आपको महात्मा गांधी से यंग इंडिया याद रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी किसका है? तो यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, इस बात को याद रख लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। राजा राम मोहन राय संपादक थे, अभी बताए थे ना, संवाद कौमुदी के, नवशक्ति के, युगांतर के, वंदे मातरम के। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो संवाद कौमुदी के थे, संवाद कौमुदी। और संवाद कौमुदी किस भाषा में छपता था? तो वो बंगाली भाषा में छपता था, बंगाली भाषा में छपता था। और ये कब छपा था मेरे भाई? तो ये 1821 में छपा था। ठीक है, 1821। और राजा राम मोहन राय का एक बुक कौन सा था? तो वो था न्यूज़पेपर जो एक था, और मिरातुल अखबार। ठीक है, और ये किस भाषा में? तो फारसी भाषा में छपता था। और ये कब छपा था? तो 1822 में छपा था। ठीक है, दूसरा क्या था? तो मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय के दो न्यूज़पेपर, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार किस भाषा में? तो फारसी भाषा में, फारसी भाषा में। ठीक है, और ये कब छपा था? तो मेरे भाई ये 1822, 1822 में। और एक था संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, कब छपा? 1821। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बंगाली जो कोलकाता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, बी.सी. पाल। तो जो बंगाली था, वो बंगाली जो एक समाचार पत्र था, कौन शुरू किया? सिंपल बात है, तो बंगाली जो शुरू किए हैं वो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्टार्ट किए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली समाचार पत्र स्टार्ट किया था। ठीक है, आपसे पूछ लेगा हु स्टार्टेड बंगाली। ठीक है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, और देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी से एक बात और याद रखना, इंडियन एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही किए थे। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कौन किए हैं? तो ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही किया है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से याद रखना इंडियन एसोसिएशन का स्थापना, और बंगाली जो एक समाचार पत्र था वो भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही होगा। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जिसको फुल फॉर्म है वैमोश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या है? वैमोश चंद्र बनर्जी। तो ये क्या था? आपका जो पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो पहला जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, तो 1885 कलकत्ता अधिवेशन, 1885 का कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, अधिवेशन के अध्यक्ष। 1885 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? देखिए ये जो मैगजीन से रिलेटेड आपको मिल रहा है क्वेश्चन, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, यहां से आपको आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को तो जरूर ही मिलेगा, तो मैगजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। ठीक, तो नवजीवन और यंग इंडिया किससे रिलेटेड है आपका? नवजीवन और यंग इंडिया तो कौन संपादन किए हैं? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू? तो नवजीवन और यंग इंडिया, तो इसका जो सही आंसर होगा महात्मा गांधी होने वाले हैं। ठीक है, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के बारे में देख लो, गांधी जी, इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, पूरा डिटेल देंगे अभी। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? बचपन नेम, चाइल्डहुड नेम इनका क्या था? बचपन का नेम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, चंद्र गांधी। ठीक है, बचपन का नाम। इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म कब हुआ है, बॉर्न कब हुए हैं ये? तो 2 अक्टूबर 1869, और कहाँ पे? पोरबंदर,
पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात में, गुजरात। तो कब जन्म हुआ इनका? ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। ठीक। इनके पिता का नाम क्या था? फादर नेम। तो फादर जो इनके थे वो कौन थे? तो करमचंद गांधी थे। करमचंद गांधी कौन थे? फादर। तो करमचंद गांधी थे इनके फादर। ठीक है। इनकी माँ का नाम क्या था? मदर कौन थी इनकी? महात्मा गांधी की। तो मदर का नाम था पुतली बाई। पुतली बाई। ठीक है। मदर का नेम क्या था? पुतली बाई। ठीक। पत्नी का नाम क्या था? वाइफ। महात्मा गांधी की वाइफ का क्या नाम था? तो मेरे भाई इनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी। कौन थी? कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी। गांधी जी वीवीआई हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, यहां से एक क्वेश्चन जरूर देगा, इसलिए इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है। वाइफ कस्तूरबा गांधी। देखिए महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के 4 क्या थे? पुत्र थे। ठीक है। 4 पुत्र थे, 4 सन थे। उनमें से कौन कौन थे पहले ये देख लो, चारों का नाम जानना जरूरी है। हरिलाल, हरिलाल, मनीलाल, 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 रामदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास। और एक कौन था? देवदास। एक देवदास। और एक जो थे इनके दत्तक पुत्र थे, एक दत्तक पुत्र। देखो 4 तो इनके पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, और एक दत्तक पुत्र। दत्तक का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि गोद लिया हुआ बच्चा। तो एक दत्तक पुत्र थे जिसका नाम था जमुना लाल बजाज। क्या था? जमुना लाल, जमुना लाल बजाज। ठीक है। एक दत्तक पुत्र कौन थे? तो जमुना लाल बजाज इनके महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र थे। ठीक। इतना बात क्लियर हो गया। देखिए गांधी जी 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, इस बात को भी याद रखना। गांधी कितने दिन दक्षिण अफ्रीका में रहे? तो गांधी 21 वर्ष जो है, 21 ईयर्स जो है साउथ अफ्रीका में, मतलब दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। ठीक है। साउथ अफ्रीका में रहे, साउथ अफ्रीका में रहे थे। ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। एक चीज ये देख लो, यहां तो पेज भी नहीं बच रहा है यार। ये देख लो 1888 में ये इंग्लैंड गए थे। ठीक है। महात्मा गांधी 1888 में कहाँ गए? तो महात्मा गांधी इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड। ठीक है। 1888 में इंग्लैंड गए, और 1800 फिर उसके बाद 1891 में जो भारत आए और वकालत की प्रैक्टिस की है। 1888 में इंग्लैंड गए थे वकालत का पढ़ाई करने के लिए। 1891 में भारत आए, भारत आए और क्या किए यहाँ पे? तो वकालत का प्रैक्टिस शुरू किए। ठीक है। 1891 में भारत आए, फिर उसके बाद 1893 में गुजरात गए। 1893 में क्या हुआ? तो गुजरात गए। गुजरात गए किस लिए गए? तो एक व्यापारी था दादा अब्दुल्ला। ठीक है। दादा अब्दुल्ला, तो उसी का केस लड़ने के लिए गए थे। ये कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका। दादा अरे गुजरात गए लिख दिया है मैंने। 1893 में कहाँ गए? तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है। क्यों गए? तो एक देखिए गुजरात का व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, उसी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां जाके केस लड़े, और पहले भारतीय थे जो कि केस जीते भी थे। ठीक है। तो किसी विदेश में दक्षिण अफ्रीका में जाके केस जीतने वाले पहले भारतीय थे महात्मा गांधी। ठीक। फिर उसके बाद देखिए 1894 में जो है नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना की है। 1894 में नेटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना की है। नेटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना किए हैं। ठीक है। 1894 में नेटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना की है, और कहाँ पे की है? तो लंदन में किए हैं। ठीक है। 1894 में नेटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना कहाँ की है? तो लंदन में किए हैं। आई होप कि इतना बात क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, ये बहुत बार बताए हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड, और ये जो पत्रिका लिखे थे मैगजीन वो था हुंकार हमारा। ठीक है। क्या था? हुंकार। अगर देख लो वहां पे सहजानंद सरस्वती के साथ अगर राहुल संकृत्यान का नाम आ जाएगा तो फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, दोनों को लेके चलना है। ठीक है। अगर राहुल संकृत्यान नहीं वहां पे देता ऑप्शन में तो फिर स्वामी सहजानंद ही टिक करते हुए चलना है। ठीक ना? क्लियर है इतना बात? देख लो हुंकार हो गया स्वामी सहजानंद सरस्वती का मैगजीन। ठीक है। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती ही एक बिहार किसान सभा का भी स्थापना किए हैं। बिहार किसान सभा,
तो बिहार किसान सभा का स्थापना भी स्वामी सहजानंद सरस्वती किए, और कब किए हैं तो 1929 में बिहार किसान सभा 1929, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ही स्थापित किए हैं। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती का ही स्थापित है। अखिल भारतीय किसान सभा, और ये कब हुआ है इसका स्थापना, तो ये 1936 में हुआ है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष या संस्थापक कौन थे, ये भी क्वेश्चन पीछे हम बताए हैं। अध्यक्ष या संस्थापक, अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे, तो अध्यक्ष और संस्थापक मेरे भाई ये आपके सहजानंद सरस्वती ही थे, सहजानंद सरस्वती। अध्यक्ष और संस्थापक सहजानंद सरस्वती, और सचिव कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा के, तो सचिव थे एमजी रंगा। कौन थे सचिव, तो एमजी रंगा थे। ठीक है, एमजी रंगा। ठीक है, तो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा, देखो कितने डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट डाउन करते हुए चलना है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके TRE 4 के लिए। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाव और नेवर पंपलेट किसने लिखा, मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली खान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाव और नेवर पैम्पलेट जो लिखा है वो रहमत अली खान ने लिखा है। किसने लिखा है, रहमत अली खान, और यही थे पहले बार पाकिस्तान शब्द का यूज किए थे। रहमत अली खान ही जो है फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान शब्द का यूज किए थे। फर्स्ट टाइम ही वॉज द वन हु यूज्ड पाकिस्तान वर्ड फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान शब्द का यूज किए थे, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान शब्द यूज किए। तो पूछ लेगा आपसे कि फर्स्ट टाइम किसने पाकिस्तान शब्द का यूज किया था, तो फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान शब्द का यूज किया वो किए चौधरी रहमत अली खान, चौधरी रहमत अली खान। और नाव और नेवर पैम्पलेट कौन लिखे हैं, तो चौधरी रहमत अली खान ने ही नाव और नेवर पैम्पलेट लिखा है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा मेरे भाई वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलेगा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ देख लो संपत्ति का अधिकार से देख लो, संपत्ति का अधिकार जो है ना 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या हुआ, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति का अधिकार को ना 44वां संविधान के संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये अब कहां पर है, तो आर्टिकल 300A में स्थित है। ठीक है, आर्टिकल कितना में है, तो आर्टिकल 300A में अब ये प्रेजेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लियो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 32वें, 15वें, 42वें, 46वें। तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है संविधान में, तो वो जोड़ा गया है आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है आपके संविधान में। ठीक ना, और मौलिक कर्तव्य कितना में है, तो मौलिक कर्तव्य जो मेरे भाई वो भाग 4A में है। भाग कितना में है, 4A। और आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 51A। भाग 4A आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है, तो भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में है। ठीक है, टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं अभी, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, टोटल 11 जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अभी। ठीक है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हैं। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, तो USSR रूस से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो रूस से। फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। आज़ादी के समय मौलिक कर्तव्य नहीं था, आज़ादी के टाइम जो मेरे भाई, आज़ादी के टाइम पे मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, आज़ादी के टाइम आपसे पूछ लेगा कि आज़ादी के टाइम मौलिक कर्तव्य था, तो आज़ादी के टाइम जो फ्रीडम जो हमको जब मिल रहा था तो मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक ना, आज़ादी के टाइम मौलिक कर्तव्य
नहीं था, नहीं था। ठीक है, आज़ादी के टाइम मौलिक कर्तव्य क्या था, तो वो मौलिक कर्तव्य नहीं था, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, अब देख लो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ना 10 मौलिक कर्तव्य जुड़ा है। 42वां संशोधन संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जुड़ा, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ा है। ठीक ना, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ उसके द्वारा जो है ना 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो हुआ है 2002 में एक हुआ है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, 86वां संशोधन जो 2002 में हुआ है उसके द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ा है। ठीक, क्लियर है इतना बात। आपसे पूछेगा कि आज़ादी के टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज था, तो सिंपल आंसर है नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ा, फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। ठीक है, अभी टोटल जो प्रेजेंट में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। टोटल में कितना है मौलिक कर्तव्य, तो 11 है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पे जुड़ा था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जुड़ा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जुड़ा था। मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पे जुड़ा, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जुड़ा, समिति के सिफारिश पर जुड़ा। मौलिक कर्तव्य पूछ लेगा आपका स्वर्ण मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पे जुड़ा, तो मौलिक कर्तव्य जो था मेरे भाई वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जुड़ा था। ठीक ना, इतना बात ध्यान में रख लेना। आई होप कि सारा इसमें क्लियर हो गया है लगभग लगभग। तो चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, एक बार, दो बार, कितनी भी बार। तो भारत का राष्ट्रपति कितना बार चुनाव लड़ सकता है ये पूछा है, या बन सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो वो कितनी भी बार बन सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बार बनना चाहे बना दो उसको राष्ट्रपति, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है मेरे भाई राष्ट्रपति बनने में। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए एक ट्रिक याद रखो। पहली बात तो कि राष्ट्रपति क्या होता है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो रक्षा बल के जो है ना कमांडर इन चीफ होते हैं। ठीक है, रक्षा बल के कमांडर इन चीफ, रक्षा बल के क्या होते हैं, कमांडर होते हैं, कमांडर। तो रक्षा बल के कमांडर पूछ लेगा कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल मेरे भाई राष्ट्रपति का हो जाता है 52 से 62। आर्टिकल राष्ट्रपति का क्या है, 52 से 62 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति को एक ट्रिक से याद रखना, पिकानी कोका दियोदशम, पिकानी कोका कोका दियो दशम। राष्ट्रपति को एक ट्रिक से याद रखिए, पिकानी कोका दियो दशम। ठीक है, इस ट्रिक से इजीली याद रहेगा, मैं भी इसी तरह याद रखता हूं। तो पिकानी कोका दियो दशम। ठीक है, अब देखिए पी से याद रख लीजिए पद, और पद कितने आर्टिकल में आता है, तो 52 में आता है। ठीक है, का से याद रख लीजिए कार्यकाल, कार्यकाल, और कार्यकाल का आर्टिकल कितना है, 53। ठीक है, नी से याद रखिए निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल का समझ रहे हैं ना, मतलब कौन कौन मिलके चुनेगा राष्ट्रपति को, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक। नो से याद रख लीजिए निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल जो मेरे भाई ये है आपका आर्टिकल 50 नंबर 54 में। ठीक है, निर्वाचक मंडल। को से हो गया आपका जिसको कहते हैं कोटा या फिर रीति कहते हैं। ठीक है, मतलब किस रीति से चुनाव होगा, कोटा या फिर रीति कहते हैं, कोटा या रीति को से, और ये आर्टिकल 55 में है आपका। ठीक, का से हो गया कार्यकाल, का से क्या हो जाएगा, कार्यकाल, का से होगा कार्यकाल की कितने साल का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का होता है, कितने वर्ष के लिए वो बन सकता है राष्ट्रपति, ये सभी। ठीक है, तो ये 56 में है कार्यकाल। ठीक है, उसके बाद दी से होता है दोबारा, मतलब कितनी भी बार राष्ट्रपति को बनाया जा सकता है एक ही इंसान को राष्ट्रपति, तो दी से दोबारा मतलब कितनी भी बार आप बना सकते हैं, इसी को याद रखना है, दी से दोबारा, और ये आर्टिकल 57 में है। ठीक है, और यो से हो जाता है आपका योग्यता, यो से क्या हो जाएगा, तो योग्यता, योग्यता, ये आर्टिकल 58 में है। ठीक है, योग्यता 58। उसके बाद आपका आ जाता है दो से आपका आ जाता है क्या बोलते हैं उसको,
सो से आज आपका आ जाता है शपथ, शो से शपथ, और शपथ कितने में, तो 60 में है। और मोह से महावियोग है, मोह से हो जाएगा महावियोग, महावियोग, और ये कितने आर्टिकल में है, तो ये 61 आर्टिकल में है महावियोग। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा यहाँ पे देखिए, पद हो गया आपका 52 में। अच्छा यहाँ पे कार्यकाल की शक्ति है मेरे भाई, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, कार्यकाल की शक्ति जो है आपका आर्टिकल 53 में है, कार्यकाल की शक्ति जो है आपका 53 में है, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति कौन बनते हैं। अच्छा, पूछ लिया कि राष्ट्रपति भी नहीं रहेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा, ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा। ठीक, अगर ये दोनों नहीं रहेंगे, देखिए अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की तरह काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे। तो यहां हमारा करेक्ट आंसर जो देखने को मिलेगा, ए नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, ए नंबर विल बी आवर करेक्ट आंसर, तो ए नंबर हमारा करेक्ट है। ठीक, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों नहीं रहेंगे तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। ठीक, तो पहली बात है राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। दूसरी बात, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। तीसरी बात, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे, मतलब सीनियर जो जज होंगे, वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। इस 3 बात को दिमाग में सेट कर लेना। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो क्या पूछा है, जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां, तो ये तो कौन सा है बता दो। ये जो है मेरा भाई हमारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर बिहार। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो आपका मिल जाएगा बिहार। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, बिहार जो है हमारा जनसंख्या में, पॉपुलेशन में तीसरा एवं एरिया में 12वां राज्य है हमारा बिहार। ठीक है, अब देख लो एरिया के अकॉर्डिंग बड़ा राज्य देख लो कौन कौन है एरिया के अकॉर्डिंग। तो एरिया के अकॉर्डिंग पहला जो आता है ना, तो पहला आ जाएगा राजस्थान। तो एरिया के अकॉर्डिंग पहला राजस्थान है आपका सबसे बड़ा। ठीक है, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रदेश, तब क्या है, तब महाराष्ट्र है। ठीक है, एरिया में क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र। अगर पॉपुलेशन में पूछ ले कि कौन सा बड़ा राज्य है तो पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है मेरे भाई, तो पहला है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र, तब बिहार और फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर एरिया में पूछ ले तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग बड़े राज्य। पॉपुलेशन में पूछ ले तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तब वेस्ट बंगाल। ठीक, आई होप इतना बात आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा बिहार, तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां, तो ये बिहार है आपका। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है भाखड़ा बांध, रंजीत सागर बांध, हरिके बराज, हथनी कुंड बराज। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है वो हरिके बराज है। ठीक है, हरिके बराज क्या है, इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है, तो वो है आपका हरिके बराज, यहां देखने को मिल जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी बहुउद्देश्य परियोजना आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे आ गया कोसी परियोजना, तो कोसी परियोजना किस नदी पे बना है, तो कोसी परियोजना जो बना है वो बना है कोसी नदी पे। कोसी परियोजना बना है कोसी नदी पर। ये कहाँ पे है ये परियोजना, तो ये बिहार में है। ठीक है, बिहार। उसके बाद आएगा टिहरी बांध परियोजना, बांध परियोजना,
टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है मेरे भाई? तो टिहरी बांध परियोजना जो बना है वो भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर बना है और ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, यूके। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। ठीक ना। थर्ड पॉइंट है आपका रिहंद बांध परियोजना। रिहंद, रिहंद बांध परियोजना जो है वो आपका किस नदी पर है? तो रिहंद बांध परियोजना आपका सोन नदी पर है, सोन नदी पर, सोन नदी। और ये कहाँ पे बना है? तो ये यूपी, उत्तर प्रदेश में बना है। रिहंद बांध परियोजना सोन नदी पर और किस, कहाँ पर? यूपी। ठीक है। उसके बाद है जवाहर, जवाहर सागर बांध परियोजना, जवाहर, जवाहर सागर परियोजना। ठीक है, तो ये किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर, चंबल नदी। और ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, जवाहर सागर बांध परियोजना किस नदी पर? चंबल नदी। और ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध परियोजना, सरदार, सरदार सरोवर बांध परियोजना। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर है। और ये कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में है सरदार सरोवर बांध परियोजना। और ये किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर। और दामोदर परियोजना, दामोदर, दामोदर परियोजना, दामोदर परियोजना किस नदी पर बना है? तो मेरे भाई ये दामोदर नदी पर बना है, दामोदर नदी। ठीक। और ये कहाँ है? तो झारखंड और यूपी की परियोजना है, झारखंड और यूपी, उत्तर प्रदेश का परियोजना है। ठीक है। दामोदर परियोजना कहाँ का परियोजना है? तो झारखंड और यूपी का परियोजना है और दामोदर नदी पर बना है। ठीक है। और यही जो है आजादी के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि आजादी के बाद सब पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो वो दामोदर परियोजना है। आजादी के बाद फर्स्ट जो है ये बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस परियोजना है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना। आजादी के बाद बहुउद्देश्य, सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? तो दामोदर परियोजना जो है आजादी के बाद पहली बहुउद्देश्य परियोजना है। इस बात को ध्यान में रखना। और ये क्वेश्चन जो है आपका टीआरई थर्ड में आया हुआ है, टीआरई थर्ड का जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि आजादी के बाद पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सा था? तो वो आपका दामोदर परियोजना था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत में यरलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र यहाँ करेक्ट आंसर होगा। यरलुंग जंगमो नदी के नाम से जानते हैं तो ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। और इसका उद्गम कहाँ है? तो उद्गम जो है आपके भाई मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, उद्गम जो है इसका मानसरोवर झील। और ये कहाँ? तो तिब्बत। उद्गम कहाँ है? तो मानसरोवर झील तिब्बत से। ठीक है, इसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं हम, बांग्लादेश में जो है जमुना कहते हैं हम, जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं हम। बांग्लादेश में जो है मेरे भाई ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ठीक ना, जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत में शांगपो कहा जाता है। तिब्बत में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? तिब्बत में शांगपो कहते हैं, शांगपो, शांगपो कहते हैं। तिब्बत में शांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। और एक बात याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप इसी नदी पर बनी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप, सबसे बड़ी नदी द्वीप, नदी द्वीप, द्वीप जिसको माजुली नदी द्वीप कहते हैं, माजुली नदी द्वीप, नदी द्वीप। जो माजुली नदी द्वीप है दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप, वो ब्रह्मपुत्र में ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही है।
दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली नदी द्वीप। और कहाँ पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है वो, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? ठीक है, रजत, सोना, तांबा, लोहा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे अधिक चालकता किसका है? तो रजत, जिसको कि सिल्वर, चांदी कहते हैं। चांदी, रजत मतलब क्या हुआ? चांदी हो गया, तो सिल्वर हो गया। तो सबसे अधिक तो पहला मेरे भाई वो हो गया चांदी का, चांदी जिसको कि रजत भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है तांबा का हो जाता है, तांबा, कॉपर। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम का हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला चांदी, तब तांबा, तब एल्यूमिनियम, ठीक है। इतना ध्यान में रख लेना। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में मतलब कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो सबसे अधिक जो मेरे भाई पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, 78%। कितना पाया जाता है? 78% क्या है? नाइट्रोजन है आपके हवा में, ठीक है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन है, और यही पूछा है। तो कितना है? तो 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? देखो यहाँ टीआरई थर्ड के लिए एग्जाम में एक जो है ना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है कि फोर में यहाँ से एक क्वेश्चन दे दे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में अच्छे से रख लेना, कितना अमाउंट में कौन सा गैस है। ऑक्सीजन कितना है? तो 21% आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। और हाइड्रोजन कितना है? तो 0.00005% है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? तो 0.00005%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 28%, नाइट्रोजन 78%। और नाइट्रोजन जो है सबसे हाई अमाउंट में हमारे एयर में वो गैस है, ठीक ना। तो इतना आई होप कि दिमाग में रहेगा, तो इतना दिमाग में रख लो। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड। नाभिक के रिएक्टर में नाभिक विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। तो देखो पहली बात तो कि नाभिक के रिएक्टर से क्या होता है? तो नाभिक के रिएक्टर में जो होता है मेरे भाई, तो विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। विद्युत माने बिजली का यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है किससे? तो नाभिक के रिएक्टर से। एक बात ये याद रख लेना, ठीक, क्वेश्चन में आंसर है। नाभिक के रिएक्टर से क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ इसमें पूछा है क्या, कौन सा नाभिक विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला तत्व है? तो क्या है? रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ड्यूटोरियम। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यूरेनियम होगा। क्या होगा? यूरेनियम है वो तत्व, ठीक है। अब देखो इसमें एक ना नियंत्रक छड़ के रूप में काम करता है, ठीक है। वो नियंत्रक छड़ का क्या काम है? तो नियंत्रक छड़ का काम है रिएक्शन को कम या ज्यादा करने में, ठीक है। तो नियंत्रक छड़ में कौन कौन रहता है? तो कैडमियम है, कैडमियम, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और बोरोन। ये सब क्या है? ये नियंत्रक छड़ है, ठीक है। नियंत्रक छड़ है, ये क्या करता है? रिएक्शन को कम या ज्यादा करने में यूजफुल होता है। तो नियंत्रक छड़ बना होता है कैडमियम, ग्रेफाइट या बोरोन का, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक न्यूट्रॉन मंदक के रूप में काम करता है। न्यूट्रॉन मंदक मतलब कि मॉडरेटर, या फिर शीतलक के रूप में काम करता है। शीतलक मतलब एज ए कूलिंग एजेंट। तो या तो न्यूट्रॉन मंदक, मॉडरेटर, या शीतलक एज ए कूलेंट जो काम करता है वो करेगा आपका क्या? D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। D2O क्या होता है? ड्यूटोरियम, ड्यूटोरियम, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, जिसे कि भारी जल भी कहा जाता है, ठीक है। भारी जल, ठीक है, भारी जल। और साथ में H2O जो सिंपल वाटर होता है ना मेरे भाई, तो वो भी आपका एज ए न्यूट्रॉन मंदक या एज ए शीतलक काम करते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाभिक रिएक्टर में जो है न्यूट्रॉन मंदक या शीतलक के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो आपको सिंपल सा आंसर देना है ड्यूटोरियम ऑक्साइड या फिर वाटर। तो ड्यूटोरियम ऑक्साइड और वाटर दोनों इसका आंसर देखने को मिलेगा। ड्यूटोरियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? भारी जल, शॉर्ट फॉर्म में D2O, ठीक है। आपसे पूछ लेगा नियंत्रक छड़ के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो कैडमियम, ग्रेफाइट और बोरोन जो है नियंत्रक छड़ के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए VVI हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके BPSC में देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दिया जा रहा है हर बार, और इस बार
टीआरई 4 में भी आई होप कि यहाँ से एक क्वेश्चन देगा, इसलिए यहाँ पे वी आई लगा लो, मतलब कि जितना भी वी आई लगा लो कम है, यहाँ से क्वेश्चन श्योर है। तो आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।